नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम डाइस के जो है दो टाइप जो थे अपने वो कवर कर चुके थे। पहला कौन सा था? पहला था कि जब हमें एक डाइस दी गई हो, पासे की एक स्थिति देकर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। और सेकंड वाला था हमारा कि जब दो स्थिति देकर हमसे क्वेश्चन पूछा। आज हम करने वाले हैं अपना टाइप 3, जब दो से अधिक आकृतियां देकर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। जब एक पासे की दो से अधिक आकृति देकर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये वाला हम टाइप 3 आज कवर करने। तो जब दो से ज़्यादा आकृति दी गई हो तो हमारे लिए क्वेश्चन और आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है भाई? क्योंकि हम उसमें ना एक वन कॉमन वाली ट्रिक लगा के, किसी भी दो आकृति में वन कॉमन वाली ट्रिक लगा के हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसा मान लिया आपको दी गई हैं चार चार आकृति दी गई हैं। चार में से किसी में भी जहाँ भी वन कॉमन वाली ट्रिक लग रही हो वो लगा लो और अपना आंसर निकाल लो। वन कॉमन ही क्यों, टू कॉमन क्यों नहीं? क्योंकि वन कॉमन से हमने देखा कि वन कॉमन से हम डेफिनेट आंसर तक अपने पहुँच पा रहे थे, लेकिन टू कॉमन से भी हम डेफिनेट आंसर तक नहीं पहुँच सकते और नो कॉमन से भी। तो हमारे पास एक यही तरीका है कि भाई वन कॉमन वाला जो है जो हमें डेफिनेट आंसर निकाल के देगा। तो अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू से अधिक आकृति जब व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन। तो क्वेश्चन 17 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4? चार के विपरीत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये दी गई है अभी। तीसरी वाली जो फिगर है उस पर दिया गया है 4 3 5, तो ये है। और हमें बताना है कि चार के अपोजिट में क्या है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? मैंने बताया कि जब भी दो से अधिक आकृति दी गई हो उनमें वन कॉमन वाला देख लो कि वन कॉमन हमारी ट्रिक कहाँ लग रही है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारी आकृति वन है, सेकंड है, इसमें देखते हैं वन कॉमन यूज हो रही है क्या। यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 4 5 6, तो यहाँ पर तो कोई भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन है। अब देखते हैं फर्स्ट और अपनी थर्ड वाली को। तो यहाँ पर है 1 2 3 और वहाँ पर है 3 4 5। तो यहाँ पर जो है 3 कॉमन है दोनों में, तो हम लगाएंगे वन कॉमन वाली ट्रिक। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर है 4 5 6 और यहाँ पर भी है 4 5 3, तो हम टू कॉमन वाली भी लगा सकते हैं सेकंड और थर्ड में। लेकिन टू वाली में अगर हम टू कॉमन का यूज़ करते हैं तो हमारे डेफिनेट आंसर नहीं आते, सिर्फ एक ही डेफिनेट आंसर आएगा। क्या कि 4 5 को हटा देंगे हम कॉमन वाली को तो 3 के अपोजिट 6 आ गया। ये तो एक ही हम बता पाएंगे कि 3 के अपोजिट 6 आएगा और 6 के अपोजिट 3, लेकिन बाकी जो है बाकी डेफिनेट हम आंसर नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हम वन और थर्ड का यूज़ करके वन कॉमन ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो वन कॉमन ट्रिक क्या थी भाई? दोनों में जो कॉमन वाली है ऊपर नीचे लिख लो, जैसे यहाँ पर 3 और 3। अब पहली वाली फिगर में 3 के क्लॉकवाइज चले वन और वन के क्लॉकवाइज चले टू, ये आ गया हमारे पास वन और ये आ गया टू। इसी प्रकार सेकंड वाली में 3 के क्लॉकवाइज 5, 5 के क्लॉक, ये आ गया हमारे पास 5 और ये। और बची हुई जो संख्या है वो 3 के अपोजिट होगी और वो क्या है हमारे पास 6। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया कि भाई 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 6। तो हमसे पूछा है 4 के विपरीत क्या होगी। तो 4 के विपरीत क्या होगी भी? 4 के विपरीत 2 है। आंसर हो गया हमारा डी सही। इस प्रकार से ये जब दो से ज़्यादा आकृति दी गई हो तो वन कॉमन वाली ट्रिक हम यूज़ करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है हमसे भी 5 के विपरीत क्या है व्हाट इज अपोजिट टू 5? 5 के विपरीत हमें बताना है। तो यहाँ पर है चार आकृति दी गई हैं, चार हो पाँच हो हमें डरना नहीं है, हमें तो वन कॉमन वाली ढूंढ लेनी है और अपने आंसर तक पहुँचना है ना। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड में लग रही है क्या वन कॉमन। 4 5 6, 4 5 3, यहाँ पर तो टू कॉमन वाली यूज़ हो रही है। अब फर्स्ट और अपना थर्ड देखते हैं। यहाँ पर है 4 5 6 और यहाँ पर है 1 2 3, तो यहाँ नो कॉमन है। अब फर्स्ट और फोर्थ को देखते हैं। 4 5 6, 1 6 2, तो यहाँ पर वन कॉमन यूज हो रहा है। कैसे कि 6 कॉमन है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो अब जब एक कॉमन है तो कैसे सोल्व करेंगे वन कॉमन को? भाई ऊपर नीचे लिख लो 6 और 6। पहली वाली में क्लॉकवाइज चले 4, सेकंड वाली में क्लॉक, ये आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया 5। इसी प्रकार यहाँ पे क्लॉकवाइज चले 2 और यहाँ पे क्लॉकवाइज चले 1, तो आ गया। और बची हुई जो संख्या है 3 वो होगी 6 के अपोजिट। और हमसे पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा भाई? 5 के विपरीत है 1, एक हमारा जो है डी आंसर सही होगा। समझ में आया होगा। अब वन कॉमन वाले तो इतने बार हम यूज़ कर चुके हैं ये ट्रिक कि आपको अच्छे से रट गई होगी वन कॉमन ट्रिक कहाँ लगानी है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर।
ये क्या है, ये उससे कुछ अलग है। कैसे? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। वहाँ पे तो हम पूछ रहे थे अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पे अब हमें 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अब कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही रहना है, भले से ही कैसे ही हमसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में लग रही है क्या वन को, ABF BFC, यहाँ पर 2 कॉमन वाली यूज़ हो रही है, BF और BF, है ना, ये दोनों कॉमन है। अब यहाँ पर देखते हैं, वन कॉमन तो हमारी लग नहीं रही, और थर्ड वाली में 2 हमसे पूछे हैं कि भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 2 कॉमन लगा के देखते हैं कि हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो B और F को हटा दो। मैंने आपको बताया था कि जो भी जहाँ पर भी हम 2 कॉमन वाली ट्रिक यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो कॉमन वाले हैं उन्हें हटा दो, बाकी जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आया भाई, A अपोजिट होगा C के और C अपोजिट होगा A के। तो ये हमने डेफिनेट निकाल लिया। लेकिन जो C या F है वो किसके अपोजिट होगा, या तो जो बची हुई हैं, कौन कौन सी बची हुई है हमारे पास है एक तो D और एक है E। तो B या F अपोजिट होगा D या E के, जो बाकी 2 बचे हुए हैं। लेकिन जो A और C अपोजिट होगा वे डेफिनेट है हमारे पास कि भाई A C के अपोजिट होगा और C A के अपोजिट होगा। तो अब देखते हैं, जहाँ पर भी 2 ये एक साथ दिख रहे हों A और C, वो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दें। तो कहाँ पे है भाई A और C, पहले में है, तो ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आगे देखते हैं, हमने A ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करा, क्योंकि 2 जो अपोजिट वाली सरफेस है ना तो एक साथ दिखेंगी हमें और ना एक साथ छिपेंगी, तो इसलिए हमने ये तो हटा दिया, क्योंकि अपोजिट वाली एक साथ आ रही थी तो इसलिए हमने हटा दिया। तो यहाँ पर अपोजिट वाली एक साथ दिख सकती है ना। अब देखते हैं कि भाई बाकी जो हमारे 3 बचे हुए ऑप्शन हैं इन्हें हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने का ये तरीका है हमारे पास कि भाई हमें पता है कि 2 अपोजिट वाली ना तो एक साथ दिखेंगी और ना एक साथ छिपेंगी। तो जो भी यहाँ पर आया होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, है ना, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आया होगा तो अपोजिट वाला एक जरूर होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अपोजिट वाले दोनों छिप जाएं, क्योंकि एक ही पासे की अलग अलग स्थिति दी गई है। तो हमारे क्वेश्चन जो हमारे 3 विकल्प बचे हैं उनमें से A या C में से जहाँ भी एक हमें लेटर दिख जाएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों ही छिप जाए, जो अपोजिट वाला है उनमें से A और C में से एक का यहाँ पर आने जरूरी है ना। तो अब ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है, A या C में से एक हमारा यहाँ पे है, नहीं है, C में नहीं है, B में है क्या, नहीं है, D में है, देखिए A, ये दिख गया ना हमें, तो ये जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन C इसके साथ नहीं आएगा, क्यों, C इसके अपोजिट है। तो अपोजिट वाले एक साथ ना तो दिखेंगे ना छिपेंगे। अगर छिप रहे हैं जैसे C में और B में दोनों एक साथ छिप रहे हैं, अगर हम यहाँ पे रख दें, है ना, तो इसलिए ये हमारे जो ऑप्शन है C और B हमारे ऑप्शन सही नहीं हो सकते। लेकिन जो ऑप्शन D है हमारा, उसमें हमें A दिखाई दे गया, तो इसका मतलब C पीछे छिपा हुआ होगा और यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन दिए गए होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, उसमें हमें ढूंढना होता है सबसे पहले तो जो 2 सरफेस एक साथ दिख रही हैं वो वाला ऑप्शन हम हटा देते हैं। बाद में जो हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं उनमें क्या करते हैं कि जो अपोजिट वाले हैं उनमें से कहीं भी जहाँ भी एक लेटर हमें दिख रहा होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है 21 नंबर। इसमें भी बताना है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर है 2 3 5, यहाँ पर है 3 1 4 और यहाँ पर है 4 और 6। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं भाई कि वन कॉमन वाली हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्यों, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि वन कॉमन लग जाए, क्योंकि उससे हम डेफिनेट अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर 2 3 5, तो 3 जो है कॉमन है दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम यहाँ पर वन कॉमन वाली ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसे कैसे सोल्व करते हैं। 3 को ऊपर नीचे लिख लो, 3 और 3, 3 के क्लॉकवाइज चले 5, 5 के क्लॉक आ गया 2। इसी प्रकार सेकंड वाली में 3 के क्लॉकवाइज चले 1, 1 के क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आ गया भाई 1, आ गया 4। बाकी जो बची हुई संख्या वो किसके अपोजिट होगी, 3। तो 6 आ गया 3 के अपोजिट। अब अपने जो है ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। कैसे, 6 के अपोजिट है हमारे पास 3, तो 6 के साथ 3 तो आ नहीं सकता, तो ऑप्शन जहाँ भी है वो काट दो। इसी प्रकार 4 के अपोजिट है 2, तो 2 जहाँ भी ऑप्शन में हो वो काट दो, तो ये C कट, क्योंकि एक साथ दिखेंगे नहीं अपोजिट वाले 2 हमारे पास, है ना।
तो ये दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब बचे हमारे पास बी और डी। तो यहाँ पर है 6, तो 6 के साथ 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि एक पासे पे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया बी। तो हमारे पास बचा क्या, डी ऑप्शन सही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या है भाई। 22 नंबर है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर भी 3 आकृति दी गई है, देखते हैं कि वन कॉमन ट्रिक यूज हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 3 4 5। तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिल गया है ना। तो अब इतनी बार लगा चुके हैं वन कॉमन ट्रिक को, तो बहुत अच्छे, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो 3 के क्लॉकवाइज चले 1, 1 के क्लॉकवाइज आ गया 1। इसी प्रकार 3 के क्लॉकवाइज 4, 4 के क्लॉक, ये आ गया हमारे पास 4 और 5। बची हुई जो संख्या है वो 3 के अपोजिट हो गई, वो होगी 6। अब देखते हैं कि 3 जो है 3 के अपोजिट में क्या है, 6 है। तो 6 3 के साथ तो आ नहीं सकता, जहाँ भी हो हटा दो, ये है ऑप्शन डी, कट हो गया। 2 के अपोजिट में है 5, तो 5 जहाँ भी हो हटा दो। अब बचा हमारे पास ऑप्शन ए और बी, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 4। अब 2 को हम कैसे एलिमिनेट करें। 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, सी और डी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब 2 ऑप्शन बचते हैं 1 और 4। अब हम यहाँ पर क्या रखें, तो अब देखते हैं भाई, हमारा जो है पहली आकृति और दूसरी, पहली और थर्ड में, पहली आकृति और थर्ड वाली जो है उसमें हम फर्स्ट एंड थर्ड में 2 कॉमन ट्रिक का यूज़ करेंगे। कैसे, ये है 2 और 3 और यहाँ पर भी है 2 और 3, है ना। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो 2 कॉमन ट्रिक क्या थी भाई, जो अपोजिट वाली सरफेस है उन्हें तो हटा दो, और बाकी जो बचा हुआ होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा 4, क्योंकि हमने डेफिनेटर निकाल लिया था वन कॉमन ट्रिक से कि 1 के अपोजिट तो भाई 4 है। तो यहाँ पर था 1, तो यहाँ पर पक्का है कि यहाँ पे आएगा 4। तो ऑप्शन क्या है, बी हमारा सही होगा। इस प्रकार से इसे करते हैं। हमने पहले किया वन कॉमन ट्रिक का यूज़, सारे अपोजिट वाले निकाल लिए, जहाँ से हमारे 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। उसके बाद हमारा आंसर तब भी नहीं आया, 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। तो हमने क्या किया कि भाई जो 2 आकृति थी उसमें 2 कॉमन ट्रिक का यूज़ कर लिया, उससे हमारा जो है आंसर आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमने 3 टाइप कर लिए कंप्लीट, है ना, कि जब 2 से ज़्यादा आकृतियाँ दी गई हों, हमने हर प्रकार के उसमें क्वेश्चन कर लिए कि अपोजिट पूछा जाए या क्वेश्चन मार्क बना के पूछा जाए, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। अब हमारे पास आ गया भाई टाइप 4। टाइप 4 क्या है, ओपन डाइस, खुला पासा। तो खुला पासे को यूज़ जो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन, आसानी होते हैं आपसे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसे हम 2 ट्रिक से यूज़ करते हैं। कैसे, एक तो होती है अल्टरनेट वाली, अल्टरनेट जो सतह होगी वो होगी एक दूसरे के विपरीत। कहेंगे आप कैसे, जैसे ये है हमारे पास एक डाइस है, 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होती हैं एक डाइस की। खुली डाइस है तो 6 की 6 हमें दिखाई देंगी। जैसे मान लिया कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर इस पे अंकित हैं खुली डाइस पे। तो इसे पहला तो तरीका होता है हमारा कि अल्टरनेट मेथड जो है उसे यूज़ करें, तो कि एक छोड़ के दूसरी सतह होती है, वो तरीका होता है ओपन डाइस को सॉल्व करने का। जैसे कि यहाँ पर भाई 2 के छोड़ के अगर हम 2 से चलें, 2 से चलना स्टार्ट करें और एक सतह को छोड़ें, तो 2 के बाद क्या आएगा भाई 4। इसी प्रकार से 3 से चलें और एक सतह को छोड़ें, क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 5 और 6 के अपोजिट हो गया। एक तो तरीका ये है अल्टरनेट वाला, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जी मेथड। अब ये जी मेथड क्या होता है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप तब अच्छे से समझ पाएंगे। ये होता है जी मेथड ना। जी मेथड से सॉल्व करते हैं, इस तरह का पैटर्न बना के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 2 तरीके होते हैं ओपन डाइस को सॉल्व करने के। आप क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। प्रश्न है नंबर 23 नंबर, क्या है, वॉट इज अपोजिट टू 3, कौन सी संख्या 3 के विपरीत है। तो मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट वाला जो है वो मेथड इसमें हम यूज करेंगे कि हर तीसरी सतह, मतलब एक सतह बीच में छोड़कर जो अगली होगी, हर तीसरी सतह को हम
इसमें जो है पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 3 के विपरीत में क्या होगा, अगर हम 3 से चलना स्टार्ट करें तो इधर तो चल नहीं सकते, इधर चलेंगे भाई, तो 1 छोड़ के कौन से आया 3, तो 3 के अपोजिट हो गया 1 हमारा, है क्या, हाँ ऑप्शन बी सही हो गया। बहुत आसान है जो ओपन डाइस वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, वो बहुत आसान है। ये जो अल्टरनेट वाला है वो ही हमारा अपोजिट होता है। अब मैं 5 के अपोजिट पूछूँ आपसे तो 5 के अपोजिट होगा 2, और अगर 4 के अपोजिट पूछूँ 4 के अपोजिट होगा 6, एक छोड़कर है। तो ये तो हो गया 23। अगला देखते हैं 24 क्वेश्चन है। आपको बताना है व्हाट इज अपोजिट टू 1, 1 के विपरीत में क्या होगा। तो 1 के विपरीत में हमसे पूछा है तो हमने अल्टरनेट लगा के भाई 3 के अपोजिट तो बता दिया 4, 3 के अपोजिट होगा 4, एक छोड़ के 1। लेकिन हम यहाँ पर फंस गए कि हम कैसे अल्टरनेट लगाएं 1, 5 और 6 और 2 में, हम यहाँ पर फंस गए। तो हम यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे भाई जी मेथड। जी मेथड क्या है, मैंने आपको बताया कि इस तरह का पैटर्न, 1 के अपोजिट में क्या आया हमारे पास 5, तो ये हो गया ऑप्शन। इसी प्रकार जो बचा हुआ 6 के अपोजिट में हो गया, अगर हमसे 6 के अपोजिट में पूछा जाता है 2 के अपोजिट में, तो तब तो हो जाता हमारे पास 2। तो 1 के अपोजिट में पूछा गया था 1 के विपरीत में, तो हमने जी मेथड का यूज़ करके लगा दिया 1 के अपोजिट का 5। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है 25 नंबर। हमसे पूछा गया अभी त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, व्हाट इज अपोजिट टू ट्राइंगल, जो ट्राइंगल वाली शेप है इसके अपोजिट में क्या होगा। तो क्या होगा भाई, तो जो अल्टरनेट वाला मेथड है वो यूज़ करेंगे, क्या कि भाई डॉलर के अपोजिट में होगा ट्राइंगल, हैशटैग के अपोजिट में होगा हमारा परसेंटेज, और कॉपीराइट के अपोजिट में होगा @। तो हमसे पूछा गया था ट्राइंगल के अपोजिट, तो वो हो गया हमारा डॉलर, ये हो गया ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है। अब हमें जो है अपने विकल्प को, जो अपने ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें एलिमिनेट करके बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर भी अल्टरनेट वाला मेथड हम यूज़ कर लेंगे। कैसे भाई, 2 के अपोजिट में होगा हमारे पास, 2 के अपोजिट में 4, इसी प्रकार 3 के अपोजिट में 5 के अपोजिट, इसी प्रकार 6 का 1। ये तो हमने अपोजिट लिख लिए अपने, है ना। अब देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 1। तो ऑप्शन 1 देखते हैं कि हम एलिमिनेशन लगा पा रहे हैं या नहीं। 1, 3, 2 नहीं, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ। ऑप्शन बी में देखते हैं, ये भी एलिमिनेट नहीं होगा। सी देखते हैं, ये भी एलिमिनेशन हम इसमें नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, 1, 3, 4। तो हम किसी भी ऑप्शन में अपना एलिमिनेशन नहीं लगा पा रहे, ये हमने जो अपोजिट वाले थे वो हम कहीं भी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम अपना एलिमिनेशन ना लगा पा रहे हों, तो इसे सॉल्व करने का तरीका होता है भाई कि हम जो अपनी संख्याएं हैं डाइस में दी गई हैं उनकी रोटेशन चेक करते हैं कि जब ये डाइस को हम बंद करेंगे तब भी इसकी रोटेशन नहीं बदलने वाली, कि मतलब जैसे 1, 2, 3 की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो अगर हम इसे बंद भी कर देते हैं तो नंबरों की रोटेशन चेंज नहीं होती है डाइस में। तो 1, 2, 3 की रोटेशन है क्लॉकवाइज। तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमें डाइस दी गई है बंद वाली, उसमें रोटेशन किस प्रकार है, 1, 2, 3, 1 से 3 तक की। तो यहाँ पर है 1, 2, 3, तो यहाँ पर है हमारी जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो खुली डाइस में तो है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर है जो ऑप्शन दिया गया है उसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो उल्टा हो गया, तो मतलब ये तो ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब ऑप्शन बी में चेक करते हैं कि नंबरों की रोटेशन किस प्रकार है खुली डाइस में और हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें। तो अब देखते हैं, यहाँ पर है 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 की अगर मैं यहाँ पर रोटेशन चेक करूँ तो कैसी है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। 4 से 6 की डायरेक्शन कैसी है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, है ना, 4 से 6। लेकिन ऑप्शन में कैसी है भाई, 4, 5, 6, यहाँ पर है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, लेकिन यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। अब ऑप्शन अपना सी चेक करते हैं, सी क्या है भाई, 3 से 6 की देखते हैं, 3, 4, 6, 3, 4, 6। तो जो ये डिब्बा होता है ये ऐसे ही ऊपर तक बनता चला जाता है, ऐसे ही इधर वाले ये बनते, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा।
है ना। जब हम इसे डाइस को बंद करते हैं तो ये सतह जो है हमेशा 3 से भी टच होगी, 4 से भी टच होगी, तो ऐसे ही ये हमारी डाइस बंद होती है। तो अब हम अपना रोटेशन चेक करते हैं भाई, ऑप्शन सी में क्या है, 3 4 6 का क्या रोटेशन है हमारी डाइस में। तो 3 4 6 का क्या है हमारा जो रोटेशन है वो है भाई हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए 3 से 6 का जो हमारा रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऑप्शन में क्या है 3 4 6 ये है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। लेकिन ऑप्शन डी में देखते हैं 1 3 4 का क्या रोटेशन है भाई, ऑप्शन डी में देखते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं अब अपना क्या है भाई, 1 3 4, 1 3 4। तो मैंने बताया कि जो है यहाँ पर भी एक आएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज। 1 से 4 का रोटेशन क्या है, 1 3 4 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन ऑप्शन में क्या है, ये भी क्लॉकवाइज में है, 1 से 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो दोनों का जब रोटेशन सेम है तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा। लेकिन बी सी और ए जो ऑप्शन थे यहाँ पर था, तो जैसे कि यहाँ पर देख लें 1 से 3 का जो हमारा रोटेशन था वो कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर बन रहा था हमारा क्लॉकवाइज। इसी प्रकार ऑप्शन बी में 4 5 6 का, जैसे 4 5 6 का यहाँ पर था रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर है क्लॉकवाइज। ये देखिए 4 5 6। ऐसे ही ऑप्शन सी में 3 4 और 6 का, 3 4 और 6 का जो हमारा रोटेशन था वो था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर बन रहा है हमारा क्लॉकवाइज। तो हमारा ऑप्शन डी ही ऐसा था कि जहाँ पे जो है हमारा 1 3 4 का रोटेशन सेम था जो हमारा क्वेश्चन वाली ओपन डाइस में दिया गया था, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन डी सही होगा। तो जब हम अपोजिट वाले अपना जो हमारा ट्रिक है उससे हम ऑप्शन एलिमिनेशन ना लगा पा रहे हो या फिर जी मेथड का यूज़ ना कर पा रहे हो, तब हम रोटेशन चेक करते हैं कि ओपन डाइस में भी रोटेशन सेम होगा। अगर हम उसे बंद कर देंगे तो भी नंबरों का रोटेशन चेंज नहीं होगा। तो इस ट्रिक से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है भाई 27, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब हमें सही ऑप्शन छांटना है, तो अब देख लेते हैं भाई अल्टरनेट वाला यूज़ करके। डॉलर के अपोजिट में होगा क्या हमारे पास, हैशटैग। परसेंटेज के अपोजिट में क्या होगा हमारे पास, कॉपीराइट। और एट द रेट के अपोजिट में होगा ट्रायंगल। देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि भाई एट द रेट के साथ ट्रायंगल है यहाँ पर, लेकिन ये तो अपोजिट है एक दूसरे के, तो एक साथ नहीं आएंगे, मतलब ऑप्शन ये हो गया हमारा गलत। ऑप्शन बी देखते हैं, एट द रेट, कॉपीराइट और डॉलर। एट द रेट, कॉपीराइट और डॉलर, तो ये हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। ये वाला तो हमने कर दिया था क्योंकि दो एक साथ दिख रहे थे। अब ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पे कौन अपोजिट वाले साथ दिख रहे हैं क्या, दो, एट द रेट, हैशटैग और डॉलर। तो ये जो है डॉलर और हैशटैग यहाँ पे एक साथ है ना, तो ये अपोजिट वाले हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी गलत। इसी प्रकार परसेंटेज और कॉपीराइट ये अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो ऑप्शन हो गया सी गलत। ऑप्शन बचा हमारे पास बी, तो यही होगा हमारा सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। 28 प्रश्न क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ पर भी वही अल्टरनेट मेथड अपन यूज़ करेंगे, क्या, एम के अपोजिट पी और आर के अपोजिट क्यू और टी के अपोजिट। एम के अपोजिट में है हमारा पी और हमारा आर के अपोजिट में है, और बचा हुआ एन के अपोजिट में हमारे पास टी। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से एलिमिनेट कर पा रहे हैं इससे। यहाँ पर है हमारे पास एन और पी, एन पी और एम, एम और पी एक साथ हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो अपोजिट है, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा। इसी प्रकार ऑप्शन बी देखते हैं, बी में क्या है भाई, हमारे पास कौन कौन से दो एक साथ दिख रहे हैं, आर और क्यू, आर और क्यू एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन बी भी हो गया हमारा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, क्या, एम एन, एन और टी यहाँ पर अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं। ऑप्शन सी बचा ऑप्शन हमारे पास डी, तो यही होगा हमारा सही आंसर। तो इस प्रकार से हमने ओपन डाइस वाले क्वेश्चन अपने कर लिए। अल्टरनेट वाला जो मेथड है वो यूज़ कर लिया, जी मेथड यूज़ कर लिया, और
फिर उसके बाद एक क्वेश्चन में हम थे कि हम अपने जो है आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो तब हमने क्या किया कि भाई रोटेशन चेक किया कि जो ओपन डाइस में रोटेशन है क्या हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भी सेम रोटेशन है। अगर सेम रोटेशन होगा तो ऑप्शन होगा हमारा सही, और अगर रोटेशन ओपन डाइस में अलग है और जो हमारे ऑप्शन क्लोज डाइस के दिए गए हैं उसमें अलग है तो वो ऑप्शन होगा गलत। तो अब आगे देखते हैं भाई टाइप 5। 4 टाइप हमने कर लिए, लास्ट टाइप है हमारे पास 5। वो क्या है कि जब हमको डाइस बना के ना दिया जाए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएं, भाषा आधारित प्रश्न दिए जाए, तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं तो देखते हैं। इफ़ 1 इज एडजेसेंट टू 2, 4 एंड 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू। यदि एक संख्या 2, 4 और 6 के समीप है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। हमें दिया गया है भाई जो 1 है वो किसके समीप है, 2, 4, 6 इसके समीप है। तो बाकी जो बचे हुए हैं, जैसे कि बाकी कौन कौन से बच गए हमारे पास, तो 1 के अपोजिट वाले जो हैं वो क्या बचे भाई, 3 होगा या 5। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है भाई 1 के जो समीप हैं या एडजेसेंट है 2, 4 और 6 हैं, तो क्या चांसेस है भाई कि 1 के अपोजिट कौन कौन से होंगे, या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। मतलब एक संख्या को तो 3 के वो एक संख्या को तो 1 के अपोजिट होना जरूरी है ना। किसी भी डाइस में हर जो जैसे 6 नंबर दिए गए होते हैं तो 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमसे बोला है कि भाई 1 के जो है समीप 2, 4, 6 हैं, तो बाकी जो बचे हुए डाइस के 2 नंबर है कौन कौन से हैं, एक है 3 और एक है 5। तो 3 या 5 में से कोई ना कोई एक तो इसके अपोजिट होगा, लेकिन हम बता नहीं सकते कि कौन सा जो है नंबर 1 के अपोजिट होगा। तो अब देखते हैं अपने ऑप्शन को। क्या है भाई, पहला ऑप्शन है 2 इज अपोजिट टू 6, तो 6 के विपरीत है। तो जो है 6 के विपरीत है, हमसे जो ऑप्शन है ए, इसमें कह रहा है भाई 2 जो है 6 के विपरीत है। तो हम पक्का नहीं कह सकते कि 2 6 के विपरीत है, हो सकता है लेकिन पक्का नहीं कह सकते। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है लेकिन पक्का नहीं है। ऐसी ऑप्शन बी है, क्या है भाई 1 इज एडजेसेंट टू 3, 1 3 के समीप है। एक जो है 3 के समीप है, तो यहाँ पर भी सेम बात है भाई, 1 3 के समीप हो सकता है तब जब 1 5 के अपोजिट हो, है ना। अगर 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है तब तो हाँ हम कहेंगे कि भाई हाँ जो है 1 3 के समीप है, लेकिन अगर 1 3 के अपोजिट हो गया तो फिर तो ये हमारा जो है ऑप्शन गलत हो गया। तो हम यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी का केस बनता है, हम डेफिनेट नहीं बता सकते कि 1 3 के समीप है। ऑप्शन सी देखते हैं क्या है भाई, 3 इज एडजेसेंट टू 5, 3 5 के समीप है। 3 जो है 5 के समीप है, बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है कि भाई इनमें से 2 में से 3 और 5 में से एक ना एक को तो 1 के अपोजिट होना पड़ेगा, है ना। 3 और 5 में से किसी भी एक संख्या को 1 के अपोजिट होना पड़ेगा। मान लिया कि हमारी 3 जो है 1 के अपोजिट हो गई, तो तब 5 उसके एडजेसेंट होगी, या फिर आपने मान लिया कि 5 जो है 1 के अपोजिट हो गई, तब 3 जो है 5 के एडजेसेंट होगी। तो जो भी एक संख्या दूसरी के अपोजिट होगी वो बाकी सबके एडजेसेंट रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये रूम है आपका, आप जिस रूम में बैठे हैं उसे देख लीजिए कि ये वाली जो दीवार है पीछे वाली वो सामने वाली दीवार के होगी अपोजिट, लेकिन बाकी जो बची हुई दीवारें हैं 4 की 4 वो क्या होंगी, इससे जुड़ी हुई होंगी। जैसे ये वाली पीछे वाली दीवार है, ये ऊपर से भी जुड़ी हुई है, नीचे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी। तो बाकी सारी दीवारें आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन एक जो दीवार है सामने वाली वो इसके अपोजिट होगी, वो इसे कहीं भी टच नहीं करेगी। तो इसीलिए कि भाई जो है 3 5 के समीप है, तो ये बिल्कुल सही बात है हमारी कि 3 5 के समीप होगा, क्योंकि इनमें से एक को 1 के अपोजिट होना है, और जब एक 1 के अपोजिट हो गया तो बाकी जो बचा हुआ है वो तो ऑटोमेटिकली भाई उसके समीप होना ही होना है। अब ऑप्शन डी क्या था हमारा, डी था 3 5 के विपरीत है। तो 3 जो है 5 के विपरीत हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से एक को 1 के अपोजिट होना है, तो आपस में एक दूसरे कैसे अपोजिट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है हमारा। ये दोनों पॉसिबिलिटी के केस बनते हैं, ये बिल्कुल सही है लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आया होगा। इफ 2 is opposite to 3 and adjacent to 4 and 6 then which of the following statement is necessarily true। यदि 2 3 के विपरीत है और 4 और 6 के समीप है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो हमसे बोला गया है भाई
2 जो है अपोजिट है किसके, 3 के, और 4 और 6 के समीप है। तो वो बात हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? जब 2 3 के अपोजिट हो गया तो बाकी जो सारी संख्याएं होंगी वो 2 के एडजेसेंट ही होंगी। तो कौन कौन सी भाई बची हुई, 1 4 5 और 6। ऐसे ही 3 के एडजेसेंट कौन सी होंगी, 3 के समीप कौन सी होंगी, 2 को छोड़कर सारी। कौन? 1 1 हमारे पास है 4 5 एंड 6। 2 के एडजेसेंट होंगी 1 4 5 6। इसी प्रकार 3 के एडजेसेंट होगी 1 4 5 6। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बाकी बची हुई तो सारी एक दूसरे के समीप होना ही है। 2 के समीप होंगी बाकी बची हुई संख्याएं 1 4 5 6, और 3 के जो समीप होंगी वो होंगी 1 4 5 6। तो अब अपने ऑप्शन देखते हैं क्या है। 1 इज अपोजिट टू 5। 1 5 के विपरीत है, तो 1 5 के विपरीत है, कह नहीं सकते, हो भी सकता है, तो पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन गलत है। ऐसे ही 4 इज अपोजिट टू 6। 4 6 के विपरीत है, 4 जो है 6 के विपरीत है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी केस है, 100% नहीं कह सकते, तो ऑप्शन गलत। अब है सी हमारे पास क्या है, 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6। 4 2 और 6 के समीप है। 4 2 के तो एडजेसेंट तो है, लेकिन 4 2 और 6 के समीप है। तो 4 जो है 2 के समीप है, लेकिन 6 के समीप है या नहीं है हम कह नहीं सकते 100%। तो आधी बात इसकी सही है, आधी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन हो गया सी गलत। लेकिन 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3। 1 2 और 3 के समीप है। 1 जो है भाई हमारा 2 और 3 के समीप है, ये बिल्कुल 100% बात सही है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं 2 और 3, तो बाकी जो सारी संख्याएं होंगी वो इसके एडजेसेंट ही होंगी, इसलिए 1 2 और 3 के समीप है, ये बिल्कुल सही बात है हमारी। तो ऑप्शन जो है हमारा जो है डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई हमारा, इफ 1 इज अपोजिट टू 5 एंड 2 इज अपोजिट टू 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। यदि 1 5 के विपरीत है और 2 3 के विपरीत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 5 के विपरीत है, एक जो है अपोजिट है 5 के। इसी प्रकार 2 3 के विपरीत, वो जो है अपोजिट है 3 के। तो बाकी बची हुई संख्या क्या है भाई, 4 होगी अपोजिट 6 के। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं क्या है भाई। 4 इज एडजेसेंट टू 3। 4 3 और 6 के समीप है। 4 जो है 3 और 6 के समीप है, तो 4 3 के समीप तो है, ये तो बात सही है, लेकिन 6 के तो अपोजिट है, तो आधी बात सही है आधी गलत, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा गलत। इसी प्रकार ऑप्शन बी देखते हैं। 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6। तो 4 और 6 के समीप है, तो जो है 4 और 6 के समीप है, ये बात सही है हमारी। तो 4 और 6 के समीप होगा, क्यों? 2 3 के अपोजिट है। ऐसे ही ऑप्शन सी देखते हैं, वो क्या है। 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6। 4 5 और 6 के समीप है। 4 जो है 5 और 6 के समीप है, तो 4 5 के समीप तो है, लेकिन 6 के अपोजिट है, इसलिए आधी बात सही है और आधी है गलत। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4। 6 3 और 4 के समीप है। 6 जो है 3 और 4 के समीप है, तो 6 3 के समीप तो है, लेकिन 4 के अपोजिट है, इसलिए यही भी बात आधी सही आधी गलत, ऑप्शन डी हो गया गलत। ऑप्शन बी ही हमारा सही है। कौन सा? 2 4 और 6 के समीप है। 4 और 6 के जो है एडजेसेंट 2 है, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है अपोजिट हैं, और बाकी सारे नंबर इनके एडजेसेंट होंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे ये भी हमने कर लिए, और हमारे जो है 5 टाइप अपने डाइस के ख़त्म हो गए। आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन में आपको करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 5 से 7 सेकंड में आप अपने जो है आंसर दे पाएंगे। 5 हमारे टाइप थे, 5 में जो हमारा जो वन कॉमन वाला जो टाइप था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। क्यों? वो हम मैक्सिमम जगह वही यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उससे हम डेफिनेट आंसर अपने बता पा रहे थे। लेकिन बाकी जो है हमारा वन फिगर वाला और जो है नो कॉमन या टू कॉमन, उससे हम अपने डेफिनेट आंसर नहीं लगा पा रहे थे। ओपन डाइस जो थी हमारी, ओपन डाइस में भी हमारे इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो लैंग्वेज वाले हैं इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेशन से या फिर एग्जाम में जैसे भी आएगा हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, बाकी हम क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम कल की क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।